रागिनी को अपनी ताकत में इस बढ़ोतरी को देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। वो थोड़ी दूर आगे गई तो उसकी नजरें सिकुड़ गई, क्योंकि वहां वही चांदी वाला नकाब वाला आदमी था जिससे पिछली बार रागिनी टकराई थी। पर वो कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। उसने रागिनी को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां हो ही ना। ये देखकर रागिनी को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी ही मजाकिया अंदाज में उसने कहा, कहीं तुम अपने जहर के इलाज के लिए जड़ी बूटियां तो नहीं ढूंढ रहे? ये कहकर वो हंसने लगी। जहर वाली बात सुनकर आदमी के आंखों में थोड़ी सी हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखों को सामान्य कर लिया। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे शरीर के अंदर कितना घातक जहर से हमला किया गया, लेकिन तुम तो मेरी ही जान लेने पे तुल गए थे। तभी उस मुखौटे वाले आदमी को अपनी मनचाही जड़ी बूटियां मिल गई। उसने उन दोनों जड़ी बूटियों को खंजर से काटकर एक बक्से में रख दिया। उसे ऐसा करता देख रागिनी गुस्से से चिल्लाई, अरे बेवकूफ आदमी, उन दोनों जड़ी बूटियों को एक साथ नहीं रखते। इतना कहा ही था कि जंगल की दूसरी दिशा से कुछ आवाजें सुनाई देनी। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते इस बक्स को यहीं रखो और भाग जाओ। इस आदमी को भी रागिनी की बातों में गंभीरता नजर आई। उसने उस बक्से को वहीं रखा और उसी के पीछे पेड़ पर चढ़ गया। दोनों एक ही पेड़ की डाली पर बैठे थे। रागिनी से गुस्से से देखते हुए बोले, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता इन जड़ी बूटियों के साथ रखने से क्या होता? उसके ये कहते ही उस बक्से के बाद ढेर सारे जंगली पिशाच वहां गए और उन जड़ी बूटियों के लिए लड़ने लगे। लेकिन इनमें अपनी कोई समझ नहीं होती, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो जड़ी बूटियां उन जंगली पिशाचों का शिकार बन गई, उनकी नजर रागिनी और मुखौटे वाले आदमी की तरफ हो गई। रागिनी ने थोड़े अचरज के साथ कहा, ये लोग अब हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे हमने इनका खाना चुराया? रागिनी उस मुखौटे वाले आदमी को देखकर बोली, एक बात बताना, क्या तुम्हें उन जड़ी बूटियों को बक्से में रखते वक्त कोई तरल पदार्थ छुआ था? उस आदमी ने अपना हाँ में सिर हिला दिया। उसके ऐसा करते ही रागिनी का मन तो कर रहा था कि उसकी जान ले, लेकिन उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को रोका, क्योंकि इस आदमी की शक्ति बहुत ही जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकते थी। कौन है वो मुखौटे वाला आदमी? क्या ये दोनों बच पाएंगे जंगली पिशाचों से, या फिर बन जाएगा इनका शिकार? इसके लिए देखते रहिए रिबर्थ ऑफ अगली प्रिंसेस। उस मुखौटे वाले आदमी ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और उन पिशाचों से लड़ने को तैयार हो गया। तभी रागिनी बोली, अगर तुमने अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया तो जहर और भी ज्यादा तेजी से तुम्हारे शरीर में फैलने लगा। वो आदमी भी जानता था कि जहर का और तेजी से फैलना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। रागिनी ने जंगली पिशाचों को देखकर उस मुखौटे वाले आदमी से बोली, जब तक तुम्हारे हाथ से वो तरल पदार्थ की महक आती रहेगी वे पिशाच तुम्हें ढूंढने लगे, इसलिए मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ। तब तक तुम जाके अपने हाथ धो लो। यहाँ के पास में ही एक तालाब, एक कहकर रागिनी पेड़ से नीचे कूद गई और वहां एक लकड़ी को तोड़ के उसका किसी तलवार की तरह इस्तेमाल करने लगी। वो अभी किसी आंतरिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसकी हर एक चाल परफेक्ट थी। उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि इस लड़की को सालों से युद्ध करने की आदत है। उस मुखौटे वाले आदमी को पता था कि इस काले नकाब के पीछे एक लड़की है। उसे तो लगा था कि इस भयानक नज़ारे को देखकर या तो ये लड़की रोने लगी या फिर उसके पीछे छुप जाएगी। इस पूरी दुनिया में उसे ऐसी निराली लड़की कहीं नहीं देखी थी। लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटकर वो पेड़ों के सहारे तालाब की तरफ बढ़ गया। तालाब के पास जाते उसने तुरंत अपने हाथों को साफ किया और जिस दिशा में रागिनी थी उधर बढ़ गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, जंगली जानवर रागिनी के पर हमला करने वाले थे। रागिनी को बचाने के लिए उसने तुरंत अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से टकरा गई। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और वहां से तेज गति से गायब हो गया। वो दोनों ही काफी दूर जाके रुके। जब दोनों रुके तब जाके उन दोनों को अपनी करीबी का एहसास हुआ। इस वक्त रागिनी उसके सीने से लगी हुई थी। वे दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। इस आदमी को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने किसी औरत को हाथ लगाया, भले ही वो सिर्फ उसे बचाने के लिए एक अवचेतन प्रतिक्रिया थी, लेकिन आज तक उसने किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था। रागिनी उस अजीब शांति को तोड़ते हुए बोली, जिस वैद्य ने तुम्हें जड़ी बूटियों के बारे में बताया उस गधे ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जड़ी बूटियों को किस तरह से इकट्ठा करते हैं। शुक्र है तुम्हें मैं मिल गई, वरना आज तो तुम्हारा राम नाम सत्य ही होना तय था। रागिनी की बात से उस आदमी को याद है कि इस जहर का इलाज उसके वैद्य के पास नहीं था, तो वो भेष बदल कर किसी दूसरे वैद्य के पास इलाज के लिए जाता है। उसने जैसे इलाज बताया वो जल्दी वहां से निकल गया। शायद इसलिए वो वैद्य उसे बता नहीं पाएगा कि उसने रागिनी की तरफ देखा और फिर बोला, तुम्हारे ज्ञान को देखकर लगता है कि तुम्हारे पास इस जहर का इलाज जरूर होगा, है ना? रागिनी थोड़ी घमंड से मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल है, दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है।
तुमने बिल्कुल सही इंसान से मदद मांगी। मैं तुम्हारे जहर का इलाज कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। बोलो, मंजूर है? कैसी मदद? आदमी ने उसे घूरते हुए बोला। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं करवाने वाली। आज तुम मुझे आज से 1 महीने बाद यही मिलना। उस दिन मैं तुम्हारे जहर का इलाज तुम्हें दे दूंगी। तब तक के लिए मैं तुम्हारे जहर को सील कर देती हूँ, जिसके तुम्हें कोई परेशानी ना हो। कल तुम मुझे यही मिलना, मैं तुम्हारे जहर को अगले 1 महीने के लिए सील कर दूंगी। ये कह के रागिनी वहां से जाने लगी, लेकिन फिर वो पीछे मुड़ी और बोली, मुझे ढूंढने की या मेरे पीछे करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मैं तुमको फिर कभी नहीं मिलूंगी। ये कह के वो जंगल के पास वापस गायब हो गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। जंगल से आने के बाद रोज की तरह ही उसने अपने काले कपड़े बदले और चेहरे पर काला रंग लगा लिया। सुबह का खाना खाने के बाद उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, जो उसने पुस्तकालय से चुराई थी। उन किताबों को पढ़ने के बाद उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। इसमें सिर्फ यही जानकारी थी कि ताला साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कौन कौन से महान राजा रह चुके हैं। वर्तमान के कबीलों या शक्तिशाली लोगों के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। जब रागिनी के हाथ कुछ नहीं लगा तो वो सो गई, क्योंकि अगली रात फिर से बाहर जाना था। पर कोई था जिसकी नींदें उड़ चुकी थी। लोमान साम्राज्य कोई और नहीं, वही रहस्यमयी औरत थी जो रागिनी की आंतरिक शक्ति के सील टूटने से जागी थी। इस वक्त उसकी आंखों के सामने राजकुमारी युक्ति थी। वो औरत ये अदृश्य थी, इसलिए वो युक्ति को देख पा रही थी, लेकिन युक्ति उसे नहीं देख पा रही थी। वो औरत खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे संभव है? युक्ति तो सही सलामत मेरे सामने खड़ी है, फिर वो जादुई सील कैसे टूट सकती है? संभव? लगता है मुझे अब इसकी परीक्षा लेनी ही पड़ेगी कि ये युक्ति है नहीं। उस रहस्यमयी औरत ने फिर से अपना घूंघट हटा दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा नजर आ गया, लेकिन अदृश्य होने के कारण किसी को नजर नहीं आया। उसके सामने एक लड़की चांदी का रंग का मुखौटा लगाई हुई एक पहाड़ के पास साधना करने की मुद्रा में बैठी हुई थी। उसने इस वक्त श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, जो उसे खूबसूरत बना रहे थे। उस रहस्यमयी औरत ने अपने हाथों को आसमान की तरफ किया और बोली, हे पूर्वज, मैं अपनी शक्तियों का आह्वान करती हूँ। फिर वो कोई मंत्र पढ़ने लगी, जिससे एक साथ जादुई गोला आसमान की तरफ तैयार होने लगा। इस गोले को युक्ति की तरफ जाने का इशारा किया तो वो जादुई गोला युक्ति की तरफ बढ़ने लगा। वो रहस्यमयी औरत युक्ति को देखते हुए बोली, मैंने पूर्वजों की शक्ति का आह्वान किया। अगर तुम सच में युक्ति हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमारे वंश की राजकुमारी की आत्मा है और पूर्वजों की शक्ति उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम कोई और हो तो तुम बुरी तरह जख्मी हो जाओगी। वो जादू गोला युक्ति के पास जाकर टकरा गया, पर उसे कुछ नहीं हुआ। ये देख वो औरत को विश्वास हो चला कि वो अभी भी युक्ति के शरीर में है। लेकिन तभी युक्ति खून की उल्टियाँ करने लगी। वो खून की उल्टियाँ करते हुए खड़ी हो गई और अपने आसपास देखते हुए बोली, कौन है? सामने आओ। अच्छा नहीं होगा, मैंने कहा सामने आओ। और ये कहकर उसने मदद के लिए जादुई सारा आसमान में भेज दिया। युक्ति को इस तरह चिल्लाता देखकर वो रहस्यमयी औरत आखिरकार अपने अदृश्य रूप से बाहर आ गई। पर ऐसा करने से पहले उसने अपना वेश बदल लिया। उसने एक बूढ़ी औरत का वेश बनाया। उस सामने आते ही बोली, कौन हो तुम? खुद को राजकुमारी युक्ति मत बोला, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम वो नहीं हो। ये सुनी वो युक्ति हंसने लगी। मुंह से खून निकालने के कारण उसके कपड़े पर लगा, जिससे वो हंसते हुए काफी डरावनी लगी थी। हंसते हुए बोली, अब जब तुम्हें ये पता ही चल गया मैं राजकुमारी युक्ति नहीं हूँ, तो फिर तुम्हें अब मरना होगा। इस राज के बारे में जानने के बाद तुम्हें अब जीने का कोई हक नहीं है, बुढ़िया। ये कह के युक्ति ने अपनी जादुई शक्ति से उस पर हमला कर दिया, पर उस रहस्यमयी औरत ने बस अपनी एक उंगली से ही नाकाम कर दिया और बोली, राजकुमारी युक्ति का वेश धारण करके खुद को युक्ति समझने लगी हो क्या? बच्ची हो तुम अभी मेरे सामने। अभी इन शक्तियों से मेरा मुकाबला तुम जैसी कोई बहरूपिया नहीं कर सकती। अपना नकाब उतारो, अपने असली चेहरा दिखाओ। उसके पीछे से आवाज आई, सही कहा, वो अभी बच्ची है, पर हम तो बच्चे नहीं, हम तो तुम्हारा मुकाबला करने के लायक नहीं हैं। ये आवाज थी महारानी गीता की, जिसके साथ एक औरत जो कि उसकी गुरु बदरमा थी, एक लड़का जिसका नाम व्योमेश था। तीनों उस रहस्यमयी औरत की शक्तियों का पता नहीं लगा पा रहे थे। गीता बदरमा और व्योम को देखते हुए बोली, कैद कर लो इस बुढ़िया को। लेकिन फिर उन तीनों ने मिलकर उस रहस्यमयी औरत को घेर लिया। तीनों दिशाओं से हमले करने लगे। उन तीनों के लगातार हमलों के बाद भी उस रहस्यमयी औरत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन तभी महारानी गीता ने सबसे खास हमला स्वर्ण चेतक पर
कला इस्तेमाल किया। उस रहस्यमयी औरत ने उसे नाकाम कर दिया और फिर गीता पे हमला कर दिया और वहाँ से गायब हो गई। गीता ने उस हमले को नाकाम करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी शक्तियों से वो हमला नाकाम भी हो गया, लेकिन वो अपने हाथ को अपनी तरफ करके हैरान खड़ी हो गई। तभी बदरवा बोली, क्या हुआ गीता, तू हैरान क्यों है? गीता उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, ये तो सिंह की शक्ति है, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर क्या है ये सिंह की शक्ति और क्यों हैरान रह गई महारानी गीता? क्या है इस रहस्यमयी औरत की सच्चाई और क्या है रागिनी का भविष्य? जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबर्थ ऑफ अगली प्रिंसेस।